So hi everyone, we are seeing 500 important question series for UPSC Prelims Examination 24. So just watch all my videos, all 33 videos which I have already posted before. तो आप उनको जाके सॉल्व कीजिए, उनके क्वेश्चंस को देखिए. दे ऑल आर गोइंग टू बी अ बिग वैल्यू एडिशन टू योर प्रिपरेशन. बहुत हेल्प करेगा आपको समझने में भी क्वेश्चंस को, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करने में. यू विल गेट प्लेंटी ऑफ गुड क्वेश्चंस, और आपकी कहीं ना कहीं एग्जाम से पहले थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर इनहेंस होगी. So moving to the very first question for today is the initiatives and launched by. Okay, for me all the environment related initiatives आप देख लो हमेशा. it doesn't matter it is with respect to India or not. अगर कोई environment related बॉडी है और कोई एक यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ इन्वॉल्व है तो वो बॉडी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सो विल सी द एम फॉर फॉरेस्ट प्रोग्राम. ओके, ये किसकी बॉडी है? यूएनईपी की है. एंड दूसरा फर्स्ट एवर द बिल्डिंग एंड क्लाइमेट ग्लोबल फोरम. ये कहाँ पे हुआ राइट नाउ? लॉन्च बाय. तो ये आप देखो फर्स्ट एवर बिल्डिंग एंड क्लाइमेट ग्लोबल फोरम. तो आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का. आंसर क्या है? डी. बोथ आर इनकरेक्ट. तो आप देख लीजिए पहले. एम फॉर फॉरेस्ट प्रोग्राम लॉन्च बाय द फूड FAO. ओके, एंड यूके गवर्नमेंट. तो आप FAO जरूर याद रखोगे. ओके, प्लस यूके. उसके बाद तो ये कोई टू प्रोवाइड द कंट्रीज विद टेक्नोलॉजिकल मीन्स टू कम्बैट द डिफॉरेस्टेशन एंड एक्टिविटीज इन्वॉल्व एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इंडिजीनियस पीपल इन फॉरेस्ट मॉनिटरिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है राइट. आप देख लो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है. तो आप इसका एम फॉर फॉरेस्ट में FAO प्लस यूके आ जाएगा. दूसरा आप देखो 8 मार्च को रिसेंटली फर्स्ट बिल्डिंग फोरम हुआ है ऑर्गेनाइज्ड बाय UNEP एंड फ्रेंच गवर्नमेंट. ओके, तो ये आपको दोनों इनिशिएटिव याद रखने हैं. एनवायरमेंट से रिलेटेड है, दोनों इनकरेक्ट है, और दोनों को आपको याद रखना है. एम फॉर फॉरेस्ट इज फॉर द FAO प्लस यूके, और दूसरा वाला UNEP प्लस फ्रांस. अब आप देख लीजिए अभी गवर्नमेंट ने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी गवर्नमेंट ने कुछ साइट्स को डिलिस्ट किया है. ठीक है, वो नो लॉन्गर होल्ड्स अ नेशनल इंपॉर्टेंस स्टेटस. जो एंशिएंट मोनूमेंट्स होते हैं उनको गवर्नमेंट एक नेशनल इंपॉर्टेंस का दरिया टैग देती है, टैग एक स्टेटस देती है. अभी उससे डिलिस्ट कर दिया, मतलब ये अब नेशनल इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा. ठीक है, तो अब आप देख लीजिए उसके रिस्पेक्ट में हमने कुछ क्वेश्चन फ्रेम किया है. जस्ट सी कौन से क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है. Once notified as monuments of the national importance, the central government cannot delist if they cease to be the national importance. ठीक है, एक बार जब ये देखो आप उसको नेशनल मोमेंट्स एक बार जब डिक्लेयर कर देती है कोई भी साइट्स को, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट डिलिस्ट इफ दे सीज टू बी ऑफ द नेशनल मोमेंट इंपॉर्टेंस. तो अभी उसको डिलिस्ट नहीं कर सकते. बेसिकली वंस द मोनूमेंट्स ऑफ नेशनल मोनूमेंट्स आर नोटिफाइड, ओके, उसको डिलिस्ट नहीं कर सकती. ये इंट्रोडक्शन देने के बाद तो आपको थोड़ा सा इजी लग रहा है, बट एग्जामिनेशन में अगर ये आएगा एज इट इज़ तो आपको थोड़ा सा कभी ना कभी दिक्कत होगी. तो इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए दिया जाता है ना. एग्जाम में ये इंट्रोडक्शन आपके साथ नहीं होगा. सो दिस इज व्हाट यू शुड नो. येस, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिलिस्ट. हम पढ़ते हैं बाद में क्या इसका आंसर है, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से. दूसरा देखिए, एज पर द एक्ट एनी पर्सन कैन ऑब्जेक्ट टू द डिक्लेरेशन विद इन 2 months आफ्टर द नोटिफिकेशन इश्यूड टू डिक्लेयर एनी मोनूमेंट एज. अच्छा, कोई भी मोनूमेंट जब नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर होती है तो 2 महीने का टाइम दिया जाता है कि पर्सन कैन ऑब्जेक्ट टू द डिक्लेरेशन. अब समझ लो ये बहुत मतलब सुनने के लिए करेक्ट नहीं लग रही है बिल्कुल राइट. इट्स नॉट काइंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी का ऑब्जेक्शन की जरूरत है, या किसी को अगर वो ऑब्जेक्ट कर भी देंगे तो रोक देगी. उनको करना है जो करेगा राइट. तो ये रूल के अंदर है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए. गवर्नमेंट क्या कर रही है नहीं कर रही है वो हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए. व्हाट रूल सेज वो हमें देखना है. थर्ड इज प्रेजेंटली ऑल मोनूमेंट्स ऑफ द नेशनल मोमेंट्स आर डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज बाय यूनेस्को. ठीक है, तो जितने भी अभी नेशनल इंपॉर्टेंस साइट्स डिक्लेयर हो चुके हैं गवर्नमेंट के द्वारा, दे ऑल आर डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को. अब आप देख लीजिए आंसर क्या है. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, ओनली 1. तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, वो हम लोग देखते हैं कौन सा गलत है. सबसे पहले हाउ ए मोनूमेंट इज डिक्लेयर्ड इज प्रोटेक्टेड. ठीक है, तो ये आपको पढ़ना. देखो आफ्टर द इश्यू ऑफ द नोटिफिकेशन, शुरू से पढ़ना है आपको. व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द ओपिनियन दैट एनी एंशिएंट मोनूमेंट इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट, इट इश्यूज ए नोटिफिकेशन. ठीक है, द कॉपी ऑफ एवरी सच नोटिफिकेशन शैल बी अफिक्स्ड इन ए. चलो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. नाउ 2 months नोटिस देती है गवर्नमेंट. ठीक है, 2 months गवर्नमेंट नोटिस देती है. आफ्टर द इश्यू ऑफ द नोटिफिकेशन एनी पर्सन हु मे बी इंटरेस्टेड इन एनी सच एंशिएंट मोनूमेंट्स मे ऑब्जेक्ट टू द डिक्लेरेशन. ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से लिया गया है. सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, ए पर कैन ऑब्जेक्ट सही है. ओके, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे. दूसरा देखिए, ancient monuments which have ceased to be of the national monuments. If the central government is of the opinion that any ancient or historical monument or archaeological sites and remains declared to be national monuments by under this act has ceased to be of the national monument,
It may by notification the official gazette declared that the ancient and historical monument or site and remains as a seats as the case may be has ceased to be the national monuments for the purpose of this act. So एक बार नेशनल इंपॉर्टेंस बन गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाद में नहीं बन सकता है, राइट? उसको कैंसिल कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं 100% हम कैंसिल. सो अगर क्वेश्चन में कैन नॉट कैंसिल तो वो गलत स्टेटमेंट है, इट कैन बी कैंसिल्ड. ओके, तो ये हो गया आपका. और प्रेजेंटली ऐसा नहीं है, देयर आर मेनी साइट्स विच आर नॉट द पार्ट ऑफ द यूनेस्को, राइट? तो पहला थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है ना. और फर्स्ट और सेकंड का आपने देख लिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट, इट कैन, एंड दूसरा सही है. सो ओनली वन इज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, इट सेज द प्लेसेस इन न्यूज मरिनका एंड द मिनबिया. ओके, ये दो प्लेसेस है, मरिनका एंड मिनबिया, दोनों एम से स्टार्ट है, कोई बात नहीं है ना. देख लीजिए यहाँ पे आंसर क्या है इसका, पॉज करके देख लीजिए. आंसर है इसका बी, 2 ओनली. मिनबिया तो सही है, मरिनका देखते कहाँ पर है. मैप में देखिए कहाँ पर है, ये यूक्रेन के आसपास दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है. इसका ध्यान रखो, क्या पहला इनकरेक्ट है, सूडान. ओके, अब आप देखिए दूसरा क्या है, मिनबिया, ये आपको थोड़ा सा म्यांमार, ये सही स्टेटमेंट है. तो मिनबिया सही है और मरिनका गलत है, मरिनका इज इन यूक्रेन. ओके, इसका थोड़ा सा ध्यान रखोगे. अब आप देखिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑन द इंडिजीनियस इश्यूज, तो इस चीज़ का आप देख लीजिए. यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है आपके पास, इन तीनों में क्या सही है आपको पता करना है, राइट? तो एक बार आप पढ़िए खुद से क्या है, एंड देन यू कैन सी व्हाट इज करेक्ट. इट इज़ अ हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी टू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. एडवाइजरी बॉडी है किसका, इकोनॉमिक एंड सोशल. एक्चुअली क्या होता है इन स्टेटमेंट्स का ना, बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन चाहिए होता है. इंट्रोडक्शन मिलने के बाद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बिकम इजी. कौन स्टैब्लिश किया है इसको, इंडिया का क्या रोल है बेसिकली, उसके बाद इसका मैंडेट क्या है, इसका फंक्शन क्या है, राइट? इट इज ओनली द यूएन बॉडीज दैट इज मैंडेटेड टू डील स्पेसिफिकली विद द इंडिजिनियस पीपल इश्यूज. इट इज ओनली यूएन बॉडीज, ठीक है, स्पेसिफिकली. ऐसे तो बहुत सारी बॉडीज है जो सुनती है, बट स्पेसिफिकली वर्ड करते हुए एक बॉडी डेडिकेटेड है, राइट? यूएन जनरल असेंबली प्रोक्लेम द इंटरनेशनल डिकेड ऑफ द इंडिजिनियस लैंग्वेज 22 से 32. ठीक है, ये समझ में आया. अब तीनों स्टेटमेंट को देख लेते हैं. बी ओनली 2 इज करेक्ट. एक कौन सा इनकरेक्ट है देख लेते हैं. सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज इफ यू सी हियर इट इज ओनली यूएन बॉडीज दैट स्पेसिफिकली, ओनली और स्पेसिफिकली वर्ड देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है. अब आप देख लीजिए, इन एडिशन टू 6 मैंडेटेड एरियाज each session is thematically focused on special issue. ठीक है, अभी यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन रिलीजियस इश्यूज हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी टू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. पहला क्वेश्चन सही है, 2000 में स्टैब्लिश हुआ है. सेकंड इज इनकरेक्ट बिकॉज द परमानेंट फोरम इज वन ऑफ द 3 यूएन बॉडीज दैट इज मैंडेटेड टू स्पेसिफिकली डील विद द अदर आर दिस बॉडी एंड दिस बॉडी. तो ये एक ओनली बॉडी नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आप ये मत समझना कि ऐसे क्वेश्चन का हमेशा ऑल 3 आंसर होता है, राइट? आप यूपीएससी को बिल्कुल मजाक में नहीं लेना है कि आप ऑल 3 कर देते हैं, या वो कहीं ना कहीं अब गेम चेंज करेगा. बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ, वो बिल्कुल उनको जितने भी फालतू बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं सोचते हैं, पेशेंस नहीं रखते एग्जामिनेशन में, फाइट नहीं करते एग्जामिनेशन में, उनको एलिमिनेट करना है तो वो प्रीलिम्स में ही एलिमिनेट कर देते हैं. और जिनका भी बिल्कुल इन सब चीज़ों पे अपना एक स्ट्रांग वो कनेक्शन नहीं है, तो आप एग्जाम में सस्टेन कर ही नहीं पाओगे. इतना आपको डिस्टेबलाइज कर देंगे वो, एक से एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन पूछते पूछते आप हार मान जाते हो, राइट? तो दैट इज़ व्हाट द इंपॉर्टेंट. और इसको डील करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरत है आपके अंदर, जो आपको ज़रूरी है, दैट इज़ द नॉलेज. ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छा नॉलेज गेन करना, पढ़ने का तरीका सीखना, ये सब करा दिया है मैंने आपको इस साल. 2 जून से मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ. हर एवरी मंथ आई एम टेकिंग सेशंस, एवरी वन आई एम टीचिंग यू, एंड एवरी डे आई एम गिविंग यू क्वेश्चंस, राइट? तो आप बिल्कुल अगर ध्यान से किए हो तो समहाउ यू माइट बी फीलिंग स्ट्रॉन्ग, और एल्स थोड़ा प्रॉब्लम तो फील करोगे. नाउ मूविंग टू द 6th शेड्यूल, राइट, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 6th शेड्यूल. अब देखिए क्या है, इट वॉज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 73rd अमेंडमेंट के बाद 6th शेड्यूल को ऐड किया गया है. पहला स्टेटमेंट तो ये है. अ बिल पास बाय द काउंसिल, जो भी काउंसिल फॉर्म होती है 6th काउंसिल में, इसका लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं. जो भी है काउंसिल फॉर्म होती है 6th शेड्यूल के अंदर, राइट, अंडर 6th डज नॉट रिक्वायर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. अभी जो 6th शेड्यूल में क्या है, ऑटोनोमस काउंसिल्स होती हैं, उनको अपने फंक्शन करने का उनको फ्रीडम है, वो खुद से फंक्शन करते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब खुद से फंक्शन करते हैं, राइट? टैक्स कलेक्शन करना या फिर कोई भी स्कीम, पॉलिसी, मैरिज, ये वो सब उनका अपना रूल है. अब आप ये रूल ये कह रहे हैं कि ये जो काउंसिल जो भी बिल बनाते हैं, जो भी बिल पास करते हैं काउंसिल, उसको प्रेसिडेंट के एसेंट की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो आप देख लीजिए, देखते हैं सही है गलत है. अंडर द प्रोविजन ऑफ 6th शेड्यूल द गवर्नर स्टेट्स एम्पावर टू डिटरमिन द एरिया और एरियाज एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द ऑटोनोमस. तो ये पावर्स गवर्नर को दिया है 6th शेड्यूल में कि स्टेट गवर्नर ऑफ द स्टेट इज एम्पावर टू डिटरमिन द एरियाज एट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स. तो ये एरियाज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का डिसाइड कौन करता है, गवर्नर. ऑल मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अंडर 6th शेड्यूल आर इलेक्टेड बेस्ड ऑन द इलेक्टर. अब इसमें से कितने सही हैं आप देख लीजिए, आपको आंसर दिखाते हैं. एक ही सही है, 3 गलत है, राइट? अब देखते हैं इसमें से 3 क्या गलत है इसमें, ठीक है. पहला इनकरेक्ट है बिकॉज 6th शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इतना ही 1949 आफ्टर 73rd अमेंडमेंट मैंने यहाँ पे पूछा है, तो इसको गलत कर देना है बिल्कुल,
है ना, ये गलत है. नाउ इट इज 1940. Considering the distinct life and outlook of the tribals in Northeast, okay, the Constituent Assembly recognized the necessity to have separate structure. तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है. अब देखते हैं यहाँ पे ट्राइबल्स द रीजन देयरफॉर अंडर 242 आर्टिकल द 6th शेड्यूल मेक्स द स्पेशल अरेंजमेंट. ओके, तो ये एक्चुअली बताया मैंने आपको कि ये क्यों बना 6th शेड्यूल, राइट. अंडर आर्टिकल 244 ये 6th शेड्यूल मेक द स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज. इनको स्पेशल रिकॉग्निशन देने के लिए, स्पेशल स्ट्रक्चर, इनका सब कुछ अलग होता है, राइट, द वे ऑफ लिविंग एंड एवरीथिंग. तो दिस इज व्हाट. नाउ थर्ड स्टेटमेंट. तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अभी नहीं आया सेकंड स्टेटमेंट. ओके, अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट. गवर्नर इज हैज पावर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी एरियाज. ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट जो आपका, गवर्नर स्टेट इज एम्पावर टू डिटरमिन द एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द. तो सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा, थर्ड स्टेटमेंट जो है ये सही है, ये सही है. फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इनकरेक्ट होने वाला है. तो अभी फर्स्ट को हमने देख लिया है, अब सेकंड एंड फोर्थ को हम और देखने वाले हैं. ठीक है, अब आप देखिए. Second statement is also incorrect because a bill passed by the council under the 6th schedule will become an act only once the governor gives assent. Actually जब क्वेश्चन फॉर्म रीड कर रहा था तभी आई वांट टू ऐड दिस. यहाँ पे एक्चुअली गवर्नर को ऐड करना था मुझे, है ना. रिक्वायर्ड डजंट रिक्वायर द एसेंट ऑफ द गवर्नर. तो आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में इजी हो जाती है, तब भी आप गलत कर जाते हैं अगर नहीं पढ़े हो तो. ठीक है, तो ये देख लीजिए एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है. ऑल रेगुलेशन मेड अंडर दिस पैराग्राफ, मतलब जो उसके ऊपर पैराग्राफ था रूल्स बनाने का, शैल बी सबमिटेड टू द गवर्नर अंटिल असेंटेड बाय हिम शैल नॉट इफेक्ट. ओके, शैल हैव नो इफेक्ट. इस चीज़ का ध्यान रखोगे. काउंसिल हमने बनाया ज़रूर है, बट इट डजंट मीन का गवर्नर का पावर खत्म हो गया. गवर्नर का आज भी एसेंट चाहिए, राइट. फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू पैरा इतना तो 6th शेड्यूल, ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट शैल हैव अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. डिस्ट्रिक्ट के पास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होंगे कंसिस्टिंग ऑफ, ओके, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 30 मेंबर्स, आउट ऑफ विच 4 आर नॉमिनेटेड by the governor, okay, and rest are elected. तो 4 are nominated by the governor. यहाँ पे क्या बोला है, all members. तो आप देख लीजिए 30 में से 4 nominated होते हैं and all are elected on the basis of adult suffrage. तो इसलिए आपका ये स्टेटमेंट गलत है. अगर यहाँ all वर्ड यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है. यहाँ पे कुछ 4 मेंबर जो है वो गवर्नर भी इलेक्ट करता है. ओके, तो फोर्थ भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, गवर्नर को एसेंट चाहिए. दूसरा सही है, पहला भी गलत है बिकॉज इट वाज एडेड इन 1949. सो दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन, काफ़ी नॉलेज आपको दे जाएगा, इसको याद रखोगे. 6th शेड्यूल काफ़ी न्यूज़ में लद्दाख की वजह से, राइट. तो थोड़ा सा ध्यान देना है. नाउ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड. अब इस फंड को आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली भी आपने किया होगा. इट वाज क्रिएटेड टू प्रोवाइड द करेक्ट प्राइसेस टू द फार्मर्स फॉर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड प्रिवेंट क्रॉप्स फ्रॉम डैमेज. तो ये पहला स्टेटमेंट है. अगर आपने अच्छे से स्टडी नहीं किया है तो 100% गलत करने वाले हो. ठीक है. फंड्स टू द PSF इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ व्हीट एंड राइस अंडर द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड. तो सबसे पहले प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्यों बना था, राइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो आप देख लीजिए, एक मिनट इंट्रोडक्शन पढ़िए थोड़ा सा. क्यों बना था, मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ उसको. ठीक है, पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ. एक्चुअली क्या हो रहा था कि स्टॉक का प्रॉब्लम की वजह से आपका मार्केट में प्राइस काफ़ी बढ़ जाता था. ओके, प्राइस को स्टेबलाइजेशन फंड है, ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है. थोड़ा सा टॉपिक को भी पकड़िए, इट्स प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड. तो प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए फॉर द कंज्यूमर्स, टू मिटिगेट द हार्डशिप टू कंज्यूमर्स, फार्मर्स का लाइवलीहुड को इंप्रूव करने के लिए नहीं बना है ना. आप देख लो यहाँ पे करेक्ट प्राइसेस टू द फार्मर्स, ये कोई यहाँ पे रूल नहीं है. ठीक है, फॉर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड प्रिवेंट द क्रॉप्स फ्रॉम द डैमेज. गलत स्टेटमेंट है ये, पहला स्टेटमेंट गलत है. जब आप इसको इंट्रोडक्शन पढ़ोगे पॉज करके तब आपको समझ में आएगा. देखो, विद द डिप्लीशन ऑफ द स्टोर्ड स्टॉक्स द प्राइस टेंड्स टू इंक्रीज. दिस फेनोमेना इज मोर अपेरेंट इन द केस ऑफ ऑनियंस, पोटैटोज एंड पल्सेस. प्राइस वॉलेटिलिटी अफेक्ट्स attacks consumer in a big way. Okay, so abnormal increase in price of these commodities affect the consumer by way to increase in food consumption budget. So that's why to mitigate the hardship of the consumer, the new central sector scheme, स्टेट का कोई रोल नहीं. ये फंड जो है यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती है. ओके, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, राइट. अब आप देखो, a central sector scheme for providing working capital and other incidental expenses for procurement and distribution of agriculture committee has been approved. For this purpose, ठीक है, to begin with intervention would be supported by the onions and potatoes. जब स्टार्ट हुआ था तो ये 3 थे. अभी इसने क्या किया है, देखो आप एक्ट में क्या लिखा हुआ है, टू बिगिन विथ इंटरवेंशन वुड बी सपोर्टेड फॉर ऑनियंस, पोटैटोज एंड पल्सेस. ठीक है, हाउएवर अदर कमोडिटीज में बी एडेड लेटर. ये ओपन रखा है प्रोविजन में, तो अभी इसमें व्हीट एंड राइस को भी ऐड किया है. ठीक है, समझ में आया, व्हीट एंड राइस को भी ऐड किया है. ओके,
इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। आप देख लीजिए ईयर वाइज एलोकेशन यहाँ पे हो रखा है, यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और यहाँ पे इसका एक फंड है, एक कमेटी है जिसको चेयरमैन करती है सेक्रेटरी। ओके, फंड दिया है तो इसको कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट यू शुड नो। 3 स्टेटमेंट है, ये तीनों स्टेटमेंट को आप देख लीजिए, तीनों रिलेटेड टू द सेम सेक्स मैरिज है। फर्स्ट कंट्री कहाँ पे, एशियन में, फर्स्ट साउथ एशियन में और फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन में। 3 कंट्री, एशियन में फर्स्ट कौन है, साउथ एशिया में फर्स्ट कौन है और साउथ ईस्ट में फर्स्ट कौन है। तीनों न्यूज़ में थी इस साल और तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर्स हैं, कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है, राइट। कोई भी एक सिंगल स्टेटमेंट भी आ सकता है। तो आंसर इज सी ऑल 3। ये याद करने के लिए मैंने आपको दिया हुआ है, ये तीनों आज के बाद आप भूलोगे नहीं, बिल्कुल इसको याद कर लो। थाईलैंड, नेपाल एंड ताइवान, TTN जैसे याद रखना है आपको। समझ में आया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इंडिया में क्या रूल है, एज रेफ्यूज टू ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन। सारे कंट्रीज को लीगलाइज कर रहे हैं पर इंडिया में 2023 में इसको इलीगल कह दिया गया है, ठीक है। तो वन ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द SDGs टू हाव द ग्लोबल फूड वेस्ट एट द रिटेल इन द। अच्छा, ये SDGs का एक रिपोर्ट इंडेक्स आया था UNEP का, तो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट आई हैव गिवन बिकॉज SDGs गोल है, ठीक है। तो आपका एक देखोगे वहाँ पे कि SDGs के अंदर पहले तो गोल्स होते हैं फिर टारगेट्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक है, एक जो हमारा गोल्स के अंदर टारगेट है दैट इज 12.3। इसको देखो, ग्लोबल फूड वेस्ट को हाफ करने का है, ठीक है, हाफ करने का बाय 2030। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखोगे। हाँ, SDG भी मेंशन है, मेंस का आंसर लिखोगे तब भी यूज़ कर सकते हो और आगे भी प्रोसीड कर सकते हो। फूड वेस्ट इज़ वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द GHC। फूड वेस्ट बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। आप देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने है बिल्कुल रिपोर्ट, है ना, इसमें लिखा हुआ है सब कुछ। और रिसेंटली द फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट वाज पब्लिश बाय UNEP। ये भी करेक्ट है, इसी की वजह से ये क्वेश्चन फ्रेम किया है, राइट, ये रिपोर्ट आने की वजह से। तो इस रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, UNEP है, टारगेट 12.3 है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज ट्रैफिक। ट्रैफिक इज ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। अब ट्रैफिक को कौन एस्टैब्लिश किया है, WWF प्लस IUCN देख लीजिए आप, ठीक है। ट्रैफिक मिशन इज बिल्ट ऑन द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ द कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो ये देख लीजिए, इज बिल्ट ऑन द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ द दिस कुमिंग। ये फ्रेमवर्क तो आपको पता ही होगा अच्छे से, ठीक है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसको कुमिंग रिसेंटली, ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, राइट। तो ये देख लीजिए, इज बिल्ट ऑन द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ द दिस, राइट। ट्रैफिक इज ए लीडिंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब आप देख लीजिए, ट्रैफिक के बारे में ही एक्चुअली इंट्रोडक्शन दे दिया गया है पूरा। तो ट्रैफिक को भी याद कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, ये सब इंपॉर्टेंट बॉडी है। साइट्स आपके एग्जाम में आ चुका है, IUCN आ चुका है और ट्रैफिक भी किसी दिन आ जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे इज ए स्ट्रेटेजिक, ऑल 3 आर करेक्ट, स्ट्रेटेजिक अलायंस ऑफ 2 इंटरनेशनल बॉडीज, WWF IUCN, याद रहेगा। ट्रैफिक बिकेम इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 2017। ओके, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखोगे। अब देखिए आप, our mission is to ensure that trade in wild species is legal and sustainable for the benefit of the planet and people. It's not restricting, इसको रेगुलेट कर रहा है बस, ऐसा नहीं कह देंगे ट्रेड को खत्म कर देना। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये क्या कर रहा है, इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स इज लीगल, मतलब रेगुलेट कर रहा है ट्रेड को, प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, जस्ट रेगुलेट कर रहा है। तो ये वर्ड ध्यान रखोगे। ट्रैफिक मिशन इज बिल्ट ऑन द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ द फ्रेमवर्क, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल यहीं से उठाया है क्वेश्चन को। और आप देख लीजिए यहाँ पे कन्वेंशन, इन ये स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिएगा, आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार रफली थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सो ऑल स्टेटमेंट हियर करेक्ट, और आपको बिल्कुल याद रखना है, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पर अगर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मुश्किल बनाता और कहता कि रेस्ट्रिक्ट करता है इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये खत्म हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने 10 क्वेश्चन देखा है। होप सो आपने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। जाके और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको तो वेबसाइट पे जाइए और जाके सॉल्व कीजिए, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं वहाँ पे, आपको अच्छा लगेगा करके, एंड यू विल फील काइंड ऑफ मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच एंड विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन टुमारो।